नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की जो सामाजिक ज्ञान की बुक है हमारे अतीत भाग 2 का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 व्यापारी, वाणिज्यिक और शिल्पी जन। इसके अंदर अपन कल जो है अपन लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से शहर कन्वर्ट हुए थे और नगरों में शिल्पी थे। आज अपन पढ़ेंगे शहरों के बदलते भाग्य। क्या कह रहा है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद गुजरात, आप सभी जानते होंगे गुजरात आज भी व्यापार हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। सभी चीज़ों के लिए गुजरात अहमदाबाद बहुत ही प्रसिद्ध है। ये क्यों विकसित हुआ? क्योंकि बेटा जी वहाँ पर समुंदर का एक किनारा लगता है कांडला, जो कि वहाँ एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह के रास्ते लोग व्यापार करते थे। पहले हमने पहले भी पढ़ा था बंगाल और आपका जितना भी समुद्री तट है कर्नाटक, केरल, वे सामान्यतः क्यों ज़्यादा विकसित है या व्यापार के लिए? क्योंकि उन सब में क्या लगता है, समुद्री तट लगता है। और पुराने ज़माने में जो दूसरे देशों से व्यापार करने का जो एकमात्र रास्ता था वो था जो है समुद्री मार्ग। इसीलिए जहाँ जहाँ समुद्र के किनारे लगते थे वहाँ वहाँ बंदरगाह बना दिए गए। और हमने पढ़ा था कि जहाँ व्यापार हुआ, जहाँ बड़े मंदिर बने, वहाँ के आसपास की जो जगह थी वो नगरों में कन्वर्ट हो गई, यानी कि उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। लेकिन तंजावुर, जो कि कहाँ था, साउथ में, जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार एवं महत्व की दृष्टि से क्या हो गए भाई, सिकुड़ गए, यानी कि कम हो गए। वहाँ पर इसी काल कम हो गए, मतलब उसमें नगरीय व्यवस्था और विस्तार कम हो गया उसका। ये कह रहा इसी काल में पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित ये देखिए मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में, आपको पता होगा साउथ आज भी रेशम और मसालों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ जो साउथ में केरल वगैरह है तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ का रेशम, साउथ इंडियन साड़ी होती है ना जो पूरी रेशम से बनी होती है, तो वो और मसाले ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया था, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा क्या हो गया भाई, डूब गया। क्योंकि वहाँ के बुनकर कहाँ से आए हुए थे, इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए। सस्ते कपड़ों को क्या करते थे ज़्यादा, अगर आप कोई चीज़ हाथ से बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमेशा ही ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, मटेरियल से ज़्यादा उसकी लेबर की कॉस्ट आ जाती है। इसीलिए वो हाथ से बनी हुई वस्तुएं महंगी बिकती है। अगर आपको वैसी ही वस्तु जैसी आपको चाहिए सस्ते में मिलेगी तो हम सामान्यतः उस सस्ती वस्तु को खरीदते हैं। अब हम पढ़ते हैं हम्पी और मसूलीपट्टनम और सूरत को हम एक नज़र में देखते हैं। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश के कोने में और कर्नाटक के लगभग मध्य के आसपास रहता है। देखिए क्या कह रहा है, हम्पी नगर पूरा आप देखोगे इसे, अगर आप गूगल में सर्च मारोगे आपको पता चलेगा कि हम्पी की जो दीवारें हैं ना, वह आज भी लोग पता नहीं लगा पाए कि बिना मसाले के कैसे टिकी हुई है और पत्थर के अंदर पत्थर फिट किया गया, इसीलिए यह हम कह सकते हैं प्रसिद्ध है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है हम्पी नगर कहाँ स्थित है? यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से ये पता लगता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किलेबंदी यानी कि जहाँ चारों ओर एक तरह से दीवार होती है। किले के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले या मसालों का प्रयोग नहीं किया। यही सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है यहाँ पर हम्पी में कि बिना चूने गारे लगाए ही दो पत्थरों को जोड़ रखा है। एक पत्थर में छेद कर दिया और एक पत्थर में कील टाइप निकाल दिया और उसको उस पत्थर के ऊपर फिट कर दिया गया, मतलब फिट करके पत्थरों को ये बनाया गया है। किसी भी प्रकार के मसाले का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। और शिलाखंडों यानी कि बड़े बड़े पत्थर को आपस में देखो फंसा कर गूंथा गया है, यही इसकी सबसे खास बात है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक किलाबंद नगर कैसा होता है? एक किलाबंद नगर देखिए ये कह रहा है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। हमने कहा था कई विदेशी आए थे भारत और उन्होंने वापस अपने देश जाकर हमारे भारत में जो जो चीज़ें देखी उनका वर्णन किया था। ये कह रहा गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे उस द्वार के भीतर राजा के एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीन
देखो प्राचीर बद, प्राचीर का मतलब होता है एक ऊंची दीवार एक तरह से, नगर बसा रखा था जो दीवारों और बुर्जों जो बुर्ज होते हैं उनको क्या करता था, सुरक्षित। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं थी बल्कि बहुत कैसी थी भाई, मजबूत। राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों को बहुत कम देखने को मिलता है। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें और जिनकी छतें कैसी थी भाई, सपाट थी। हम देखेंगे, ये देखो आपके पास ये हम्पी का चित्र है जिसके अंदर इसकी एक दीवार गिर गई है और इसके बीच से क्या दिख रहा है, एक बुर्ज दिख रहा है। बुर्ज का मतलब होता है किले पर कुछ इस तरह से बनाए जाते थे जिससे निगरानी रखी जाती थी या युद्ध के समय यहाँ पर तोप रख के चलाई जाती थी अपने दुश्मनों पर। इसे कहते थे बुर्ज। ये किले के ऊपर बने होते थे सामान्यतः, जिससे लोग निगरानी रखते थे या युद्ध के समय इनको काम में लिया जाता था। आगे देखिए हम्पी की एक वास्तुकला का देखिए, ये देखिए पत्थर का रथ बना हुआ है ना, बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ। कह रहा है हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब, मेहराब का मतलब होता है एक बड़ा सा दरवाजा जो होता है जिसके ऊपर डिजाइन बनी होती है, और गुंबद क्या होते हैं आप सभी को पता है, मंदिर के ऊपर इस तरह से गोल जो बने होते हैं ना उनको गुंबद कहते हैं। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, ये कह रहा जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले थे। सबको पता होगा आले मतलब अलमारी। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे थे। सुनियोजित मतलब फिक्स थे कि इधर बाग है, यहाँ पट्टियाँ लगी हुई हैं, यहाँ फव्वारे हैं, वो सारी चीज़ें, जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गुंजायमान था, यानी कि गुंजाय मतलब वहाँ पर चलती थी। ये कह रहा इन दिनों हम्पी के बाजारों, इन दिनों मतलब उस समय की बात कर रहा है जब हम्पी बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था, बहुत ही अच्छा। हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, ये देखिए ये कह रहा है चेटियों और पुर्तगालिन जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। सभी को पता होगा मंदिर में कई तरह के भजन भाव या जितने भी त्यौहार हैं हमारे धार्मिक वे सब मनाए जाते थे, आज भी मनाते हैं। अपन अगर जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण के मंदिर सजते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ये कह रहा मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। और देवदासियाँ विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष क्या करते थे, नृत्य क्या करती थी। महानवमी जो नवरात्र होते हैं अपने उसकी बात कर रहे हैं, पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, इन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविद यानी कि जो कि खोज करते हैं जो लोग ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहाँ पर यह कार्यक्रम होता था, जहाँ राजा अपने अतिथियों का क्या करते थे, स्वागत और सत्कार करते थे। ये कह रहा और अधीनस्थ व्यक्तियों से यानी कि जो उनके अंडर में थे, अधीनस्थ व्यक्तियों से नज़ारे उपहार लिया करते थे। जैसे मान लीजिए राजा के सामने कोई नृत्य कर रही है तो उसे नृत्य बहुत पसंद आया तो राजा कुछ उसको उपहार देता। राजा के जो है दरबार में कवि होते थे, अगर उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है तो राजा उनको उपहार देते थे, इस तरह से। ये कह रहा वही विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत और मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती एक तरह से के कार्यक्रम भी देखा करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का क्या हो गया, विनाश हो गया। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे सूरत, और आज जितना पढ़ाया है प्यारी बहनों उसको पढ़ना, उसको समझना और उससे संबंधित आपको प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।